महाराष्ट्र में कोरोना केस में बड़ी उछाल, 24 घंटे में दर्ज हुए 4,841 मामले। अब तक एक दिन में आया सबसे बड़ा आंकड़ा। एक हफ्ते में महाराष्ट्र में खुल जाएंगे जिम और सैलून। सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, मुंबई टेस्ट करने में हर शहर से आगे। 1 मिलियन पर 23,424 लोगों के टेस्ट। चौबीस घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के एक और अधिकारी और 2 जवानों की कोरोना से मौत। कुल 54 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है कोरोना। 54 में से 34 पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस से थे। कोरोना से महाराष्ट्र में 4,200 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। करीब 3,000 से ज्यादा हो चुके ठीक। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते आईआईटी बॉम्बे का फैसला, छात्रों को ऑनलाइन ही करवाई जाएगी पढ़ाई। बाबा रामदेव की बनाई कोरोना की कथित दवा पर महाराष्ट्र सरकार की सख्ती। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, अगर महाराष्ट्र में दवा को प्रमोट किया तो बाबा रामदेव के खिलाफ दायर करेंगे एफआईआर। बीजेपी नेता राम कदम आए बाबा रामदेव के समर्थन में, बोले जांच पड़ताल का नतीजा आने से पहले बाबा रामदेव की दवा को फर्जी बताना गलत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, एमडी और एमएस की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग। साहूकार के जमीन हथियाने से दुखी किसान ने की खुदकुशी। किसान ने 6 लाख के कर्ज के लिए 7.5 लाख रुपए चुका दिए थे। 12 अगस्त तक देश में नहीं चलेगी मेल एक्सप्रेस और सब अर्बन रेल सेवा, लेकिन स्पेशल राजधानी और एक्सप्रेस ट्रेनों पर कोई रोक नहीं। मुंबई में जरूरी सेवाओं के लिए जारी रहेगी लोकल ट्रेन। मुंबई के मरोल स्थित नंदधाम इंडस्ट्रियल एरिया में बने प्लास्टिक कारखाने में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड का एक जवान घायल। वर्धा में सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने खादी के कपड़े से विशेष पीपी किट तैयार की। एयर कंडीशन में भी की जा सकती है इस्तेमाल। सेवाग्राम ने मान्यता के लिए डीआरडीओ को भेजा पीपी किट। 20 बार धोकर इसे डॉक्टर और नर्स कर सकेंगे इस्तेमाल। 65,000 आशा वर्कर की सैलरी 2,000 रुपए प्रति माह बढ़ाएगी सरकार। कोरोना के खिलाफ जंग में कड़ी मेहनत का इनाम अभी 10,000 सैलरी। सीबीआई ने यस बैंक मामले में फाइल की चार्जशीट। संस्थापक राणा कपूर, उनके परिवार, डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल और धीरज वधवान भाइयों का एफआईआर में नाम। चार्जशीट के मुताबिक राणा कपूर ने यस बैंक के जरिए डीएचएफएल के शॉर्ट टर्म डिवेंचर में 3,700 करोड़ का निवेश किया और डीएचएफएल ने राणा कपूर की बेटियों की कंपनी को 600 करोड़ का लोन दिया। बारामती में बीजेपी एमएलसी के खिलाफ केस दर्ज। शरद पवार के लिए आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का इल्जाम। 30 जून के करीब जारी हो सकते हैं अनलॉक 2 के दिशा निर्देश। कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मिल सकती है हरी झंडी। 26 अंकों की गिरावट के साथ 34,842 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 16 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 10,288 पर बंद। हिंदुस्तान यूनिलीवर बदलेगी अपनी 45 साल पुरानी क्रीम का नाम। फेयर एंड लवली क्रीम से हटेगा फेयर शब्द। बढ़ती कीमत, कम रिस्क और आसान कर्ज मिलने से गोल्ड लोन की मांग में तेजी का अनुमान। बैंक और एनबीएफसीज ने शुरू की तैयारी। 2018-19 के लिए अब 31 जुलाई तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। पैन आधार लिंकिंग के लिए 31 मार्च 2021 तक मिलेगा मौका। 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4.5% तक सिमटने की आशंका। ग्लोबल इकोनॉमी 4.9% लुढ़कने की आईएमएफ ने जताई आशंका। रिलायंस इंडस्ट्री के जियो और रिटेल कारोबार का आईपीओ लाने की अटकलें। एक रिपोर्ट में हालिया सौदों से वित्तीय हालत बेहतर होने का दावा। लद्दाख में एनएसी पर भारत चीन के बीच तनातनी पर हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई ने बात की एनसीपी चीफ शरद पवार से। शरद पवार जी, आज तक पर आपका स्वागत है। हमें बताइए, इस समय चीन को लेकर जो पॉलिटिकल विवाद चल रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं चीन को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? इतने अनुभवी नेता हैं, क्या आपको लगता है ये सही रास्ता है एक दूसरे पर आरोप लगाना जब एक दूसरे कंट्री की बात आती है, राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है? राष्ट्र सुरक्षा की बात और जिस तरह से चाइना एक्शन कर रही है, ये देखने के बाद मेरा फर्म ओपिनियन ये है कि इस समय हम सब ने मिलकर देश की जो डिफेंस फोर्सेस जो कुछ कदम उठा रहे, रक्षा मंत्रालय जो कुछ कदम उठा रहे, इसके पीछे मजबूती से हमने खड़ा रहने की आवश्यकता है। इस देश की
ओवरऑल सिचुएशन एंड सिक्योरिटी आप देखेंगे, थ्रेट परसेप्शन देखेंगे, तो हमेशा हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, मगर मेरा कंसिडर व्यू है जी कि पाकिस्तान से ज़्यादा हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए चाइना की स्थिति और गंभीरता से देखने की आवश्यकता होती है। तो चाइना जी 1962 में हम लोगों ने, देश ने देखा एक बार क्या हुआ, और बीच में सिचुएशन में सुधार करने के लिए कोशिश बहुत हुई। दोनों देशों ने इस तरह से कदम उठाए। रिसेंटली देश के अपने प्रधानमंत्री, चाइना के प्रधानमंत्री यहाँ आकर गए, बातें हो गई। मगर चाइना की एक स्पेशलिटी ये है, एक तरफ से वो बातें करते हैं, साइमल्टेनियसली उनका जो एजेंडा होता है वो एजेंडा पर वो कभी एजेंडा छोड़ते नहीं। आपने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति शरद पवार जी हो रही है। कांग्रेस दिन पर दिन गवर्नमेंट पर अटैक करती है और गवर्नमेंट कांग्रेस पर अटैक करती है, और बड़े पर्सनल तरह से। आप अनुभवी नेता होने से किस तरह से देखते हैं ये? क्या आप आज कह रहे हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए? ऑल पार्टी मीटिंग में क्या आपने यही कहा कि सब पार्टियों को अपनी जितने भी डिफरेंसेस है वो छोड़कर इस समय सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, मोदी सरकार को समर्थन करना चाहिए? मैंने मोदी सरकार को समर्थन करना चाहिए ऐसी भाषा नहीं की। मैंने डिफेंस फोर्सेस, मैंने डिफेंस पॉलिसी, इस बारे में जो कोई कदम उठा रहे हैं, इस सभी को हम लोगों ने सहमति से सहयोग देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकल इशू होता है तो पॉलिटिकल इशू पर अलग अलग राय होते हैं, मगर जब चाइना जैसे देश के सामने इशू हमारे सामने आता है तो मैं पॉलिटिकल इशू रेज करना पसंद नहीं करता। कांग्रेस का जो बात आपने कही, तो मैंने खुद श्रीमती सोनिया जी का स्पीच ऑल पार्टी मीटिंग में देखा। उन्होंने ये चाइना के सामने जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसमें हम लोगों ने मिलकर एकता से इसका सामना करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। मगर साइमल्टेनियसली और कुछ बातें और कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसमें जो कमियां है वो भी उन्होंने देखने की कोशिश की और सुझाव दिया कि ये जल्दी से जल्दी ठीक करो। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो असलियत ये है कि विपक्ष खासकर की कांग्रेस कह रही है कि ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फेलियर है। क्या आप इसे, जिस तरह से चाइना ने गालवान वैली पर हमारे सैनिकों के साथ झड़प की, जिस तरह से जमीन लेने की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फेलियर है हमारी तरफ से, मोदी सरकार का फेलियर है? मेरा साफ कहना यह है कि आज की स्थिति में किसका फेलियर है या किसने कुछ बहुत कुछ अचीव किया, ये बोलने का, कहने का बिल्कुल समय नहीं है। आज समय है मिलकर सामना देना, मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस के हौसला कैसा ऊंची रहेगा इस पर ध्यान देना, और जो कदम इस देश की सिक्योरिटी के लिए जो किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, उसको ठीक तरह से मदद करना। इससे हम बाहर निकलने के बाद एनालिसिस कर सकते हैं, फिर तय कर सकते हैं कुछ कमियां थी या कुछ नहीं, पर आज वो स्थिति नहीं, वो समय नहीं है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इसमें आप राहुल गांधी को एक तरह से सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी देखिए, इस समय ये समय नहीं है प्रधानमंत्री पर आरोप करना? क्या यही कहीं आप राहुल गांधी को इशारों में सलाह दे रहे हैं? मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा, कोई छोटे लोग नहीं, सबको समझना चाहिए। मैं आज की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नेशनल नीड, आज की ज़रूरत क्या है, इस बारे में मेरी व्यक्तिगत क्या राय है, मेरी पार्टी की राय क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,841 केस आए हैं और 192 मौतें दर्ज हुई है। सरकार का कहना है कि मौत के आंकड़े में पहले हुई मौतें भी आज जोड़ी गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से अब तक 6,931 लोग दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस 1,47,741 हो गए, जिनमें एक्टिव केस 63,342 है। मुंबई की बात करें, कोरोना
कि 4000 से ज्यादा लोगों की यहां जान ले चुका है। यह कुल केस 70,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1350 नए केस आए। भारत में जब कोरोना का प्रकोप दिखना शुरू हुआ तो मुंबई एपिसेंटर बनकर उभरी। सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें मुंबई में हुई। पर पिछले 10 दिनों से मुंबई की तस्वीर थोड़ी बदलनी शुरू हो गई है। क्या मुंबई का राहत की सांस ले सकते हैं? जानिए इस रिपोर्ट में। मुंबई कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से उबरी तो नहीं, लेकिन सुकून देने वाली खबर है। ऐसा लगता है कि कोरोना ने महानगर को मोहलत देने का मन बना लिया हो। महाराष्ट्र में संक्रमण के केस 1,42,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मुंबई में कुल केस 70,000 के करीब है। लेकिन आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि मुंबई की हालत सुधर रही है। संक्रमण की रफ्तार पर कुछ हद तक ब्रेक लगा है। अब आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 10 जून को 4,633 टेस्ट हुए, 1,519 पॉजिटिव पाए गए। 15 जून को 3,370 टेस्ट हुए, 1,022 लोग संक्रमित पाए गए। 20 जून को 4,265 टेस्ट किए गए, जिसमें 1,153 पॉजिटिव थे। और 23 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक 4,518 टेस्ट में से 819 संक्रमित मिले। वहीं एक महीना पहले यानी 24 मई को 4,599 टेस्ट हुए, उसमें 1,722 लोग संक्रमित मिले थे। ये आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ी है, जबकि संक्रमण की दर में गिरावट दिख रही है। मुंबई में अभी आंकड़े थोड़े बेटर है। मुंबई का जो डबलिंग रेट मई महीने के पहले अराउंड जो 10-11 था, वो अभी बढ़ के 30 से ऊपर चला गया है। 32-33 तक उनका डबलिंग रेट आ गए। और काफ़ी ऐसे इलाके हैं मुंबई में जहाँ पे डबलिंग रेट अभी 40-45 के ऊपर चला गया है। और ओवरऑल जो नंबर्स है वो कम हो रहे हैं, ओवरऑल डेथ रेट कम हो रहे हैं। तो मुंबई की जो कर्व है वो थोड़े फ्लैटन होकर प्लेटू होने की दिशा में दिख रही है। मुंबई को राहत देने वाला दूसरा संकेत ये कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा एक्टिव केस होते थे, लेकिन वो बीती बात हो चुकी है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 28,548 एक्टिव केस है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 37,010 हो चुकी है। 12 जून को एक्टिव केस की संख्या 28,163 थी। 25,152 मरीज ठीक हो चुके थे। मुंबई की सुधरती हालत का एक संकेत यह भी है कि रिकवरी रेट अब 53% हो चुका है। 30 मई को यह आंकड़ा 45% था। डबलिंग रेट भी सुधरकर 39 दिन हो चुका है। मई में ये 11 दिन का था। लेकिन राहत के संकेत के बीच मुंबई चैन से नहीं बैठ सकती। जानकारों के मुताबिक फिलहाल मुंबई में कोरोना से मृत्यु दर की रफ्तार बढ़ी है। बीएमसी ने 15 जून को मृत्यु दर 3.79% बताई थी, जो अब 5.69% तक पहुंच चुका है। ठाकरे सरकार एक भ्रम पैदा कर रही है कि मुंबई में कोरोना समाप्त हो रहा है। वास्तव में गए 6 दिन में मुंबई में 653 कोरोना मृत्यु हुई। एक दिन की एवरेज 109। दूसरा बड़ा खतरा मॉनसून है, जिसकी वजह से आंकड़ों में इजाफा होने का डर है। वैसे बीएमसी कमिश्नर ने आज तक से खास बातचीत में कहा था कि कोरोना संक्रमण जून में पीक पर होगा, उसके बाद गिरावट शुरू हो जाएगी। और जो मुझे एक्सपर्ट्स ने प्रेजेंटेशंस दी हैं, उसके हिसाब से 15 जून के आसपास, 10 और 15 जून के बीच में हमारा प्लेटू आ जाएगा। उसके बाद में वी विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। परंतु अभी जो मैंने पॉलिसी अडॉप्ट की है, चेज द वायरस के पीछे बढ़ जाओ। जितने भी स्लम एरियाज में पॉजिटिव केसेस आते हैं, उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को वहां से निकालिए और उनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन में डालिए और उनका तबीयत को मॉनिटर करिए। अगर उनको इलाज की जरूरत इलाज करिए, या 10th डे के बाद में उनको घर भेज दीजिए। इससे भी हो सकता है केस बढ़ जाएंगे, पर केस बढ़ने से घबराने वाली बात नहीं है, जब तक हम उनको मैनेज कर सकते हैं और उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। बीएमसी की इस पहल का असर दिखने लगा है। धारावी में हालात तेजी से सुधरे हैं, लेकिन बोरीवली, कांदीवली, मलाड, दहिसर और विक्रोली जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में खतरा कम नहीं हो रहा। लिहाजा बीएमसी सख्ती बरतने की तैयारी में। मुंबई में इस वक्त एक्टिव पेशेंट्स से ज्यादा जो पेशेंट्स रिकवर्ड हुए हैं उनकी तादाद है, लेकिन दूसरी तरफ
बोरीवली, दहिसर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और मॉर्टेलिटी रेट लगातार ऊपर जा रहा है। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की बनाई कोरोना की कथित दवा को महाराष्ट्र में बैन कर दिया और बाबा को चेतावनी दी है कि अगर महाराष्ट्र में दवा बेचने की कोशिश की तो सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। केंद्र शासन के आयुष डिपार्टमेंट ने और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस ने ऑब्जेक्शन दिया। आयुष डिपार्टमेंट ने बताया कि इस प्रकार की कोई भी परमिशन केंद्र शासन के आयुष डिपार्टमेंट ने उनको दी नहीं है और जब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुना दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। दवा के लॉन्च के कुछ ही देर बाद केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। दवा के विज्ञापन पर रोक लगाई गई और पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी। इसके बाद खुलासा हुआ कि पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस देने वाले उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजा है। पतंजलि ने कहा था कि इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के निम्स संस्थान में हुआ। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव के ट्रायल को फ्रॉड बताया है, पर बीजेपी को महाराष्ट्र में बाबा रामदेव की दवा का बैन किया जाना अखर गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि बाबा रामदेव जी के पास NIMS का अप्रूवल नहीं है। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा रामदेव जी के पास NIMS का अप्रूवल है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि वह दवा स्प्यूरियस है। अब किसी जांच पड़ताल के बगैर अगर इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उसे स्प्यूरियस कहेंगे यानी बनावटी कहेंगे, ये कौन सा न्याय है? पतंजलि का कहना है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव अपने दावे पर अड़े हैं कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कोविड-19 क्राइसिस के चलते आजकल अगर आप किसी भी गिफ्ट शॉप में जाएं तो एक चीज जो आपको सबसे प्रोमिनेंटली नजर आती है वो है ये फेस मास्क। अब फेस मास्क जिसमें मैसेजेस लिखे हों युवाओं के बीच में आजकल बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं। वो एक मास्क का जो मैसेजेस है उस वजह से है स्टे सेफ है, फिर स्माइली फेस है उसके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के जो मास्क है उनको भी अच्छा लगता है पहनने के लिए। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, फेस मास्क पहनना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा करते हुए अगर आप एक फैशन स्टेटमेंट भी देते हैं तो इसमें बुरा क्या है? कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।